हेलो फ्रेंड्स, रेडी टू सॉल्व चैनल में आपका स्वागत है। बेटा हमारा आज की सीरीज है मैथ बिहाइंड फिजिक्स। इस सीरीज में हम लोग फिजिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट में जो मैथ इन्वॉल्व है, जो मैथ के कॉम्प्लेक्स फिनोमेना इन्वॉल्व है बेटा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसको सीखेंगे। हमारा पहला टॉपिक है वाई ऑल्टरनेटिंग करेंट फॉर्म साइन वेव। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिंग करंट साइन वेव क्यों बनाती है। ठीक है, तो बेटा इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन वेव ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट कैसे होती है। तो बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कॉइल्स को रोटेट करते हैं, है ना। और इस तरीके से जब कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है ना, और जिसके कारण उस कुंडली से होकर के, उस कॉइल से होकर के करंट फ्लो करती है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, और इसके बीच में ये कुंडली, ये कॉइल रोटेट कर रही है, और कॉइल रोटेशन के कारण इसमें करंट फ्लो कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि पहले ये करंट आधे आधे साइकिल में ऐसे फ्लो कर रहा है। देखिए ये है करंट का डायरेक्शन, है ना, ये डायरेक्शन करंट का है बेटा, और उसके आधे में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। देखिए ऐसे, अब देखिए ऐसे आ रहा है, ये देखिए ऐसे करंट आ रही है, और देखो आधे में ऐसे जा रही है ना। तो हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, हर हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, इसीलिए इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेट होती रहती है ना, पहले इधर से इधर और फिर इधर से इधर। ये देखिए, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? और इसीलिए इसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हो जाता होगा कि फर्स्ट हाफ में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो अगले हाफ में वो एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो जाती है ना। इस बात को समझने के लिए आइए चलते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बेटा इस तरीके से नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी इस तरीके से, ठीक है। और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बीच में बेटा हम अपनी कॉइल को रखेंगे, और कॉइल की डिफरेंट ओरिएंटेशन के हिसाब से फील्ड लाइन और कॉइल के प्लेन के बीच का कोण बदलेगा, और जब कोण बदलेगा बेटा तो फ्लक्स बदलेगा, क्योंकि फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है फाई, वो होता है बी ए कॉस थीटा, है ना। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी प्लेन के से पास करने वाला जो फ्लक्स है उसका ये फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा मैं आपके सामने, सपोज ये मेरा एक प्लेन है और इस तरीके से ये प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये हमारा कॉइल है ऐसा फ्लैट कॉइल, और इस तरीके से स्टार्टिंग में ये कॉइल ऐसे है, फ्लैट है, ठीक है, क्षैतिज रूप से कॉइल है हमारा। और उस केस में चूंकि कॉइल एक प्लेन है और प्लेन का जो डायरेक्शन होता है उसके नॉर्मल से दिया जाता है, तो इस प्लेन का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंब दिशा में होगी बेटा। किसी भी प्लेन का डायरेक्शन उसके नॉर्मल वेक्टर से दिया जाता है। ये एन कैप, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो हम बोलेंगे कि इस प्लेन की दिशा इसके लंब की दिशा में है। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बेटा ये है इधर की तरफ, और ये इसके नॉर्मल की दिशा है। तो ये जो थीटा कोण है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी और प्लेन का नॉर्मल एन के बीच का कोण है। तो आप देख सकते हो कि पहली सिचुएशन, जब ये वाली सिचुएशन है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है बेटा, है ना। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और उस केस में जो फाई होगा बेटा बी ए कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और इस केस में हम बोलेंगे कि कोई भी फ्लक्स इस कुंडली से, इस कॉइल से पास नहीं करेगी, और जब कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगी तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं हो रही होगी और कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, ठीक है बेटा। अब हम इस अपने कुंडली को थोड़ा थोड़ा रोटेट करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए हमने थोड़े से एंगल पे इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया, इस तरीके से, ठीक है बेटा। और ये वाला जो एंगल है, सपोज ये थीटा एंगल है। अब इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है बेटा वो इससे मैंने दिखाने की कोशिश करी है, ये देखिए नॉर्मल डायरेक्शन। तो अभी जो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इसके बीच का, नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा, थीटा, है ना। ये देखिए ये फील्ड लाइन से और ये हमारा प्लेन का नॉर्मल हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। इस बात को मैं और डिटेल में आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं। सपोज बेटा ये प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड, ये प्लेन का नॉर्मल है इस तरीके से, तो प्लेन का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखो ये थीटा है। ये एंगल हमेशा किसके बीच मेजर किया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और नॉर्मल वेक्टर के बीच में। तो ये लीजिए नॉर्मल वेक्टर हो गया, है ना, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। और इस केस में जो जनरेट होगी फ्लक्स वो हो जाएगी बी ए
कॉस थीटा। इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से जब हम बढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको मालूम है कि जब कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू हम 0 से इंक्रीज करके 90 तक ले जाते हैं तो उस केस में थीटा का मान लगातार घटता रहता है ना। कॉस 0 की वैल्यू 1 है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है और कॉस 90 की वैल्यू बेटा आपको मालूम है 0 है। तो इस तरीके से 0 से 90 तक जाने में कॉस की वैल्यू घटते घटते 0 हो गई है ना। तो जब हम इस कुंडली को ऐसे घुमा रहे होंगे, जब इस कॉइल को ऐसे रोटेट कर रहे होंगे तो हर टाइम हर पल ये थीटा चेंज हो रहा होगा। थीटा चेंज होने के कारण जो फ्लक्स इससे पास कर रही होंगी, मैग्नेटिक लाइंस जो पास कर रही होंगी, उनकी इंटेंसिटी यानी फ्लक्स कम ज्यादा होगी बेटा। अब फ्लक्स के कम ज्यादा होने के कारण जो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जनरेट होगी यानी कि मैग्नेट ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेट होगी उसकी मात्रा कम ज्यादा होगी और उस कारण से इसमें जनरेट होने वाला करंट का मैग्नीट्यूड और ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, चलिए तो इस बात को समझते हैं। तो जब हम यहाँ से ऐसे 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 घुमा घुमा के इसको ऐसे 90 डिग्री पर ला देंगे बेटा, इस तरीके से देखो। अब जब 90 डिग्री पर आ जाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा और ये नॉर्मल की डायरेक्शन है और देखो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई। यानी अब की सिचुएशन ये हो गई कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई और ये नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी और ये नॉर्मल अब दोनों पैरेलल डायरेक्शन में हो गई और इस केस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। तो अब जो फाई होगा बेटा वो होगा b इंटू ए इंटू कॉस 0 और उस केस में b इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस केस में जो फाई होगी बेटा वो bA के इक्वल हो जाएगी। क्लियर? तो अब आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम यहां से यहां गए वैसे वैसे इससे गुजरने वाले फ्लक्स की मात्रा बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि थीटा बदलने पर, थीटा बढ़ने पर जब हम 0 से 90 तक लेके जा रहे हैं तो उस केस में क्योंकि ये प्लेन का थीटा बदल रहा है तो नॉर्मल का थीटा भी बदल रहा है। शुरू में नॉर्मल का थीटा क्या था 90 है ना, और जब हम धीरे धीरे एंगल को बढ़ा के 90 ले आए यानी प्लेन को इसके लंबवत कर दिया तो नॉर्मल हो गई इसके डायरेक्शन में। हमें कोण किसका देखना है? नॉर्मल का और मैग्नेटिक फील्ड का। अब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया 0 और उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी वो बनेगी b इंटू ए। ठीक है, यानी हाफ साइकिल यहां से हमने शुरू किया 0 से लेके 90 तक बेटा। ये देखो 90, 0 से 90 तक जाने में इस तरीके से जैसे जैसे हम ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं वैसे वैसे थीटा चेंज हो रहा है और वैसे वैसे गुजरने वाला फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। अब सपोज इस कुंडली को हम आगे रोटेट करते हैं ऐसे इस तरीके से। तो देखो यहां 0 से चले थे, 0 से बेटा ये 90 पर आ गए। अब 90 से हम 180 की तरफ जा रहे हैं। जब 90 से 180 की तरफ चलना शुरू करेंगे तो फिर से ये धीरे धीरे एंगल चेंज हो रहा है और जब ऐसे आ जाएंगे तो फिर से इसका नॉर्मल जो है बेटा देखो जब ऐसे आगे जब हमारा जब फिर से ये सरफेस जो है फ्लैट हो गया 180 डिग्री पर आ गया तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है और नॉर्मल वेक्टर नीचे की तरफ हो जाएगा इस तरीके से। और जब नीचे की तरफ हो जाएगा तो फिर से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, है ना। और केस थर्ड बन गया ये। केस थर्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है और नॉर्मल वेक्टर इधर है और उस केस में भी बेटा जो थीटा है वो 90 डिग्री हो गया तो फिर से जो फ्लक्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब हो गया कि इनिशियली फ्लक्स 0 था, चलते चलते यहाँ पर मैक्सिमम हो गया और यहाँ से चलते फिर से यहाँ आके देखो 0 हो गया। यानी कि जब ये जो हमारी कॉइल से जब ये फिर से फ्लैट हो गई तो उस केस में फिर से इससे पास करने वाली फ्लक्स क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, यानी हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब इसको हम नीचे की तरफ रोटेट करेंगे ऐसे। जब यहां से नीचे की तरफ रोटेट करना शुरू करेंगे फिर से इसके एंगल में परिवर्तन होगा और जब ये सिचुएशन आएगी बेटा, ये सिचुएशन आएगी तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ है, बोलो है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर की तरफ है और नॉर्मल वेक्टर इधर की तरफ है क्योंकि नॉर्मल वेक्टर सरफेस के आउटसाइड में होता है। ये लीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर और नॉर्मल वेक्टर इधर। अब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया और इस केस में फाई की वैल्यू हो जाएगी b इंटू ए इंटू कॉस 180 और cos 180 की वैल्यू -1 होती है तो देखो फाई की वैल्यू आ गई माइनस का BA। ठीक है, अब अगेन ये मैग्नीट्यूड में तो मैक्सिमम है मगर नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी जितना मैग्नीट्यूड यहां था उतना ही बनेगा बेटा मगर नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, माने नीचे की तरफ बनेगा, मतलब माइनस की तरफ बनेगा, यानी डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है।
तो इस हाफ में अगर करंट क्लॉकवाइज था, तब अगले हाफ में करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में दिखाया था। अब बेटा जब यहां से अगेन मैं 360 की तरफ चलूंगा इस तरीके से, देखो ऐसे, फिर से यहां पर आकर के देखो अगेन ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। और उस केस में लास्ट जब हम केस बनाएंगे केस 4, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी और नॉर्मल वेक्टर ऐसे हो जाएगी, फिर से थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और उस केस में थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और उस केस में फाई फिर से 0 हो जाएगा बेटा। और इस तरीके से अगर हम इसको पूरा कर दें तो देखो ये यहाँ पर पहुँच गया और देखो ये 0 है, ये 90 है, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। 360 पर आकर के फिर से ये वैल्यू 0 हो गई। इस तरीके से हमने एक पूरा चक्कर मैग्नेटिक फील्ड में निकाल दिया है ना। हमारी जो ये कॉइल थी ये यहाँ से ऐसे चली थी, ऐसे 90 डिग्री, 180 डिग्री, नीचे की तरफ 270 डिग्री और फिर लौट के 360 डिग्री। और इस तरीके से आपने देखा कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से परिवर्तित हो रहा होगा, पहले बढ़ा 90 तक, फिर घटा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा, फिर घटते घटते 0 की तरफ आया, आधे साइकिल में प्लस, आधे साइकिल में माइनस। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इस तरीके से हमने देखा कि ऑल्टरनेटिंग करंट ने एक साइन वेव का निर्माण किया। ठीक है, आप इसके डायरेक्शन को कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फ्लेमिंग के लेफ्ट रूल से फाइंड करते हैं और लेंज का रूल भी वहां लगता है, ये आपने अपने फिजिक्स में पढ़ा है। हमारा टॉपिक बस ये था कि ऑल्टरनेटिंग करंट साइन वेव कैसे बनाती है, इस मैथमेटिकल एस्पेक्ट को आपको समझाना। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये साइन वेव बनता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।